साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पेट अर्थात यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्जाम कराया जा रहा है 24 अगस्त को, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। तो यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, या घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा पेट एग्जाम को लक्षित करके ही वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर को निकाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम है वन लाइनर फॉर्म में, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राजकोषीय घटनाक्रम को देखते हैं। तो 28 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषित योजना ऋण गारंटी योजना की राशि कितनी है, मतलब कितने राशि की यह योजना है, तो 1.1 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में बात करें तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा नए दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2021 को। 1 फरवरी 2021 को पेश केंद्रीय बजट पहली बजट भारतीय बजट इतिहास का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है, इसलिए यह इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है, तो यह जो है वो आपका 11,40,576 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का कितने परसेंट है, तो यह जीडीपी का 5.1% है। वर्ष 2021-22 के बजट में 15,06,812 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का कितना है, 6.8% है। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर राजस्व घाटे की बात की थी, जो कि 5.1% है, जबकि राजकोषीय घाटा कितना है, 6.8% है। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 18,48,655 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो इसी वर्ष के अनुमानित जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 9.5% है। यदि संशोधित रूप में देखें तो जो राजकोषीय घाटा है कितना है, वो 9.5% है। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति 22.17 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितना है, तो प्रत्यक्ष कर का हिस्सा जो है इसमें आपका 49.98% है, जबकि अप्रत्यक्ष कर से जो है 50.02% है, 50.02% है। अर्थात अप्रत्यक्ष करों से ज़्यादा प्राप्तियां हुई हैं बजट 2021-22 में। वर्ष 2021-22 से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित करें तो जो प्रत्यक्ष कर है वो जीडीपी कितना है, 4.9% है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जीडीपी का 5% है। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों के योगदान के संदर्भ में कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो सबसे अधिक कर कहां से प्राप्त हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से प्राप्त हुआ, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। फिर आपका इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस है, फिर निगम टैक्स अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है और फिर सीमा शुल्क आता है। ये इसका क्रम है। वर्ष 2021-22 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में व्यय कितना अनुमानित है, ये आपका कुल जो सब्सिडी है उसका लगभग 65.65% है। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी वाले मद कौन सी है, तो सबसे अधिक आपका 65.65% खाद्य मद में जा रहा है सब्सिडी का। उसके बाद यूरिया सब्सिडी 15.89% है। फिर पोषण आधारित सब्सिडी में 5.61% जा रहा है। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान 20% के बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना अनुमानित है, तो ये 16% अनुमानित है। बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 3 मदें कौन सी है, तो सर्वाधिक प्राप्ति आपकी जीएसटी से 15%, आयकर से 14% और निगम कर से 13% सरकार को प्राप्ति हो रही है। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए आवंटित किया गया फंड कितना है, 35,000 करोड़ रुपए है। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 6 वर्ष में व्यय किए जाएंगे कितना, तो 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जल जीवन मिशन शहरी हेतु 5 वर्ष में परिव्यय कितना किया जाएगा, तो 2,87,000 करोड़ रुपए परिव्यय किए जाएंगे। और शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु 5 वर्ष की अवधि में कुल वित्तीय आवंटन कितना है, तो ये आपका है 1,41,678 करोड़ रुपए हैं। ये आपका राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन के लिए ये है, न पूरे स्वच्छ भारत के लिए नहीं, ये शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए है। 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ है
13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण, 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा मार्च 2022 तक। एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन प्रारंभ किया जाएगा वर्ष 2021-22 में। उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया जाएगा कितना, 1 करोड़ और लाभार्थियों को। इसी को ही उज्ज्वला 2.0 कहा गया है। निवेश को आकर्षित करने हेतु कॉर्पोरेट कर की दर को कम करते हुए लाया गया है किसमें, विश्व में सबसे कम स्तर पर संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करके अब इसका कार्यक्रम का नाम क्या रख दिया गया, पोषण 2.0 रख दिया गया है। अब आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात कर लेते हैं। तो एनएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक जीडीपी में गिरावट का अनुमान कितना लगाया गया है, -7.7% का गिरावट हुई है कोविड-19 के दुष्प्रभावों की वजह से। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप कैसा है, वी आकार का, वी शेप का है। मतलब एक बार बहुत तेजी से ये श्रिंक होगा, फिर बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठेगा। उपभोग और निवेश में मजबूत वृद्धि की संभावनाओं के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर कितनी अनुमानित है, 11%। WHO द्वारा कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 11 मार्च 2020 को। तो ये डेट महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अगला है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य फसल वर्ष 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 1.5% अधिक है। और वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -7.7% ये अनुमानित है, मतलब गिरावट है। इसी अवधि के प्रथम एवं द्वितीय छमाही में या वृद्धि दर कितनी है, तो प्रथम छमाही में आपका -15.7% और द्वितीय छमाही में -0.1% की वृद्धि दर अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में जीवीए वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, तो -7.2% अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में जीडीपी के अनुपात में सकल बचत जो है अनुमानित कितनी है, 30.1%। वर्ष 2018-19 में जीडीपी के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अनुमानित है कितना, तो ये अनुमानित है 32.2%। जीडीपी के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना अनुमानित है, 32.2%। चालू कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम कितना अनुमानित है, तो ये आपका है 1,26,968 रुपये, 1,26,968 रुपये है। लॉकडाउन के तहत भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा कुल मिलाकर के 29.87 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित की गई, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थात जीडीपी का कितना है, 15% है। मतलब जीडीपी के 15% जो है वो आपकी प्रोत्साहन राशि के रूप में इसको जारी किया गया है। विश्व आर्थिक और व्यापक पैकेज घोषित किया गया 13 से 17 मई 2020 से। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा कब की गई, 12 नवंबर 2020 को। वर्ष 2019-20 अप्रैल नवंबर 2019-20 की तुलना में अप्रैल नवंबर 2020-21 की अवधि में भारत का कुल अनुकूल व्यापार संतुलन मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस दर्शाने वाले शीर्ष 4 देश कौन से हैं, अमेरिका, मतलब जहां से हम लोग फ़ायदा हमें है, मतलब हम लोग वहां से चीज़ों को मंगा कम रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेच ज़्यादा रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे बांग्लादेश है, तीसरे पे नेपाल है, चौथे पे आपका यूके अर्थात इंग्लैंड है। वर्ष 2019-20 अप्रैल नवंबर के 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 अप्रैल नवंबर की अवधि में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 4 देश कौन से हैं जहां से हमें घाटा हो रहा है, मतलब हम वहां से आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आपका चीन आता है, फिर इराक है, सऊदी अरब है, फिर स्विट्जरलैंड है। चीन, इराक, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के संदर्भ में विश्व में चीन एवं इटली के बाद तीसरे स्थान पर है, जबकि मूल्य के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह क्या है, 14वां, विश्व का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2010 के 1.4% से बढ़ाकर के वर्ष 2019 में अर्थात 10 वर्षों में कितना कर लिया है, 2.6% कर लिया है। वर्ष 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के संदर्भ में भारत 11वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष 3 स्थानों पर कौन काबिज है, नंबर 1 जर्मनी है,
दूसरे पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे पे अमेरिका यूएसए है। अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य कौन से हैं? तो अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात, चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे सिंगापुर है। अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य, जहां से हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे यूएई तथा संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे सऊदी अरब है। वर्ष 2020-21 हेतु जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में आधार कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 85,929 रुपये अनुमानित, जबकि वर्तमान कीमतों पर, ये अग्रिम अनुमानों के आधार कीमतों पर है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह कितना है? तो 1,27,768 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कितना है? 100% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। कब? 9 दिसंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि कितनी है? 2020 से लेकर 2023 तक है। आगे इसमें देखते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। कब? 1 फरवरी 2021 को। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। और 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 27 नवंबर 2017 को। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी कितनी है? 41%। दिया जाना है 42% पर दिया जा रहा है 41%। 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के लिए 41% की संस्तुति की है, जबकि 14वें वित्त आयोग द्वारा यह 42% थी। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग द्वारा 1% का समायोजन किया गया है। किसके लिए किया गया है ये 1% का समायोजन? अब ये 1% किसको दिया जाएगा? वो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए। 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकीय मानदंड हेतु प्रयोग किया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 9,752 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुमानित राशि या अनुदानित राशि 60,750 करोड़ रुपए का 16.05% है। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों हेतु आवंटित राशि कितनी है? तो यह है 4,695 करोड़ रुपए है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। अब उत्तर प्रदेश बजट को भी हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 को, तो 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट 2021-22 का आकार कितना है? तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए। तो ये आंकड़ा याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट अनुमान 2021-22 विगत वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमान की तुलना में, तो विगत जो बजट अनुमान रहा है उसका 7.29% और संशोधित अनुमान का 32.68% रहा है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा 90,729.80 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना है? 4.17% है। कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2021-22 के बजट में 14.1% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों एवं वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह कितना है? तो 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों में यह 14.2% है और 2020-21 के संशोधित अनुमानों में ये 11.5% है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कुल अनुमानित संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का अंश कितना है? तो ये है 77.5%, 77.5% है, जिसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्यांश अनुमानित कितना है? तो स्वयं का राज्य का जो राजस्व कर है वो कितना है? 34.5% है, और जो केंद्रीय करों में जो राज्यांश मिला है वो कितना है? 22.1% है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी कौन सी योजना? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की जा रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पूर्व में संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 से। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु क्या रहा है? प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत राज्य सरकार द्वारा जमा किया जा रहा है क्या? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंच पर। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा 4 स्तंभों पर निर्धारित है, जो है अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा चौथा है कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। किशोरियों एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या निवारण हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी वित्तीय वर्ष 2021-22 से। विभिन्न प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घोषित योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। कामगारों श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गठन किया गया है किसका? तो उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से खेती की जाती है 165 लाख हेक्टेयर में। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर कितनी है? 5.1% है। कितनी? 5.1% है। प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न तिलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 13 लाख मीट्रिक टन का है। अब इससे आगे जो उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।